एक ऐसा टीवी शो जिसने पूरी दुनिया को अपने सवालों और जवाबों के जादू में बांधे रखा, लेकिन इसके पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के उस कांड की जिसमें एक आदमी ने करोड़ों जीतने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है क्या वो सच में जीता या फिर ये एक बड़ा स्कैम था। आज हम इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक खंगालेंगे, हर डिटेल, हर ट्विस्ट और हर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस कहानी को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। और खास तौर पर हम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे जिसे कंसोर्टियम कहा जाता है, क्योंकि उसका इस स्कैम में एक बहुत बड़ा रोल है। 9 सितंबर 2001, जगह थी ब्रिटेन। हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का सेट तैयार है। मशहूर होस्ट क्रिस टेरेंट स्टेज पर आए और 8 कंटेस्टेंट का स्वागत किया। उस वक्त ये शो ब्रिटेन में सनसनी बना हुआ था। हर कोई अपने टीवी स्क्रीन से चिपका रहता, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं था बल्कि ये था सपनों को सच करने का मौका। हर कंटेस्टेंट का एक ही सपना था, करोड़पति बनना। लेकिन हॉट सीट तक पहुंचने के लिए पहला चैलेंज था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सवाल आया, अगेथा क्रिस्टी की मशहूर थ्रिलर का टाइटल सही सीरीज में लगाओ। इसके लिए 4 ऑप्शंस मिले, लेकिन जो सही जवाब था वो था डेथ ऑन द नाइल। और इस रेस में सबसे तेज निकला एक आदमी, मेजर चार्ल्स इंग्रम, जिसने सिर्फ 0.97 सेकंड में सही जवाब दे दिया और हॉट सीट तक जा पहुंचा। दरअसल चार्ल्स इंग्रम कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो ब्रिटिश आर्मी में मेजर था और ऊपर से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में डिग्री होल्डर, एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान। इससे पहले वो 2 बार शो में कंटेस्टेंट बन चुका था, लेकिन किसी भी बार वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस बार उसकी पूरी तैयारी थी। वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हॉट सीट पर बैठा। पूरे स्टूडियो में काफी ज्यादा तनाव था, लेकिन चार्ल्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शो शुरू होता है, सवाल दर सवाल आगे बढ़ते गए, लेकिन जल्दी ही कुछ अजीब होने लगा। 15 सवालों में से सिर्फ 7 सवाल ही पूछे गए थे और चार्ल्स के पास 4 में से 3 लाइफलाइन यूज हो चुकी थी। फिर भी वो हर बार सही जवाब देने में कामयाब हो रहा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या उसके पास कोई खास टेक्निक थी या फिर कुछ और ही चल रहा था? इसके बाद एक सवाल पर चार्ल्स रुक गए। सवाल था कुछ ऐसा जिसके बारे में वे पक्की तौर पर श्योर नहीं थे। वे बोलते हैं, मुझे लगता है मैंने गूगल के बारे में सुना है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उनका जवाब बदल जाता है, नहीं, मैंने गूगल के बारे में कभी नहीं सुना। फिर अचानक वो कहते हैं, मुझे वास्तव में लगता है ये गूगल ही है। इसके बाद स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और फिर क्रिस टेरेंट की आवाज गूंजती है, आपने अभी अभी 1 मिलियन पाउंड जीत लिए हैं। हर कोई हैरान था। उससे पहले सिर्फ 2 ही लोग ये कमाल कर पाए थे। चार्ल्स का ये मूव अनबिलीवेबल था, लेकिन क्या ये सच में इतना अनबिलीवेबल था कि शक पैदा हो जाए? जवाब है हाँ, क्योंकि चार्ल्स इंग्रम ने धोखा दिया था। वो शायद टीवी इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाज कहलाए। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है कि इसको आसानी से समझा जाए। इसके पीछे एक पूरी साजिश थी जिसने सबको चौंका दिया। चार्ल्स को जीत के बाद चेक मिला, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी सेलाडोर ने उस चेक को 8 दिन के लिए होल्ड पर रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें शक था। शो के टेक्नीशियन ने रिकॉर्डिंग्स को बार बार चेक किया और जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। चार्ल्स के जवाबों में एक पैटर्न था। वो हर सवाल पर 4 ऑप्शंस को बार बार दोहराते। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल था कि इमाल एक पनीर है और ये किस देश से बिलोंग करता है। चार्ल्स बोलते हैं ये फ्रांस हो सकता है या शायद इटली या फिर नीदरलैंड्स भी। और ठीक उसी वक्त ऑडियंस में कोई खांसता है। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एक दूसरा सवाल भी ऐसा ही था, जैकलीन कैनेडी का पति कौन था? चार्ल्स कहते हैं, मुझे लगता है एरिस्टोटल ओनेसिस। रुकिए, शायद नहीं। तभी ऑडियंस में कोई खांसता है और चार्ल्स इसे श्योर कर देते हैं। ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और? टेक्नीशियन ने ऑडियंस की रिकॉर्डिंग बार बार चेक की। हर बार सही जवाब पर कोई ना कोई खास रहा था और ये खांसी करने वाला था टेक्विन वेटॉक, एक कॉलेज लेक्चरर जो चार्ल्स की पत्नी डायना का दोस्त था। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में ये कोड था? चार्ल्स की जीतने की पॉसिबिलिटी क्या थी? अगर वो सिर्फ अंदाजे से जवाब दे रहे थे तो लगातार 7 बार सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी थी 0.003%, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हालांकि वो फिर भी जीत गए। लेकिन शो के बाद प्रोड्यूसर्स को शक होता है। सेलेडोर ने पुलिस को बुलाया। चार्ल्स, डायना और टेक्विन पर केस चला। कोर्ट में कहा गया कि ऑडियंस में खांसी एक सिग्नल थी। स्टूडियो में उस दिन 192 टाइम्स खांसी रिकॉर्ड की गई। इनमें से 19 खास तौर पर सही जवाबों पर थी। चार्ल्स कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने खांसी नोटिस भी नहीं की। और उसकी पत्नी डायना का कहना था कि मुझे बस गला साफ करना था। और टेक्विन का दावा था कि मुझे हमेशा ही खांसी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कोर्ट ने इन दावों को नहीं माना। चार्ल्स को 1 मिलियन पाउंड भी नहीं मिले
और ऊपर से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी पालतू बिल्ली को किसी ने गोली मार दी और उसके घर को भी लोगों ने तोड़ दिया और देखते ही देखते परिवार कंगाल हो गया। उसकी पत्नी डायना ने भी अपनी नौकरी गंवा दी और सबसे अजीब बात, चार्ल्स को अपना नाम ट्रेडमार्क करवाना पड़ा ताकि कोई कंपनी उसके नाम पर कफ की सिरप ना बेचने लगे। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? वेल, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। बात सिर्फ चार्ल्स, डायना और टेक्विन की नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क था जिसे कंसोर्टियम कहा जाता है। ये लोग सालों से हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर को टारगेट कर रहे थे। इनका मकसद था कंटेस्टेंट को शो में पहुंचाना और उन्हें जीत दिलाना। लेकिन ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जिसमें ढेर सारे लोग शामिल थे। तो आइए कंसोर्टियम की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये लोग कौन थे, इनका प्लान क्या था और इन्होंने कैसे शो को अपने खेल का मैदान बना लिया। कंसोर्टियम की शुरुआत होती है 1990 में, जब हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर ब्रिटेन में पहली बार शुरू हुआ। ये शो इतना पॉपुलर था कि लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन शो में जगह पाना आसान नहीं था। हजारों लोग हर हफ्ते रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो इतना टफ था कि आम इंसान का चुना जाना काफी मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग थे जो इस सिस्टम को अच्छी तरह समझ गए थे। इनमें से दो मेन नाम थे, कीथ बर्ग्स और स्पूनर। ये दोनों गेम शो के दीवाने थे। इन्होंने देखा कि शो में पैसे कमाने का एक बड़ा मौका है, बशर्ते प्लान सही होना चाहिए। कीथ बर्ग एक ऐसा इंसान था जो पहले भी छोटे मोटे गेम्स में हिस्सा ले चुका था। वो ऑस्ट्रेलिया में $2.5 लाख भी जीत चुका था, आयरलैंड में 1000 यूरो और ब्रिटेन में $2.5 लाख भी। और वहीं दूसरी तरफ स्पूनर एक ऐसा इंसान था जो टेक्निक और स्ट्रेटजी का मास्टर था। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वे लोगों को शो में पहुंचाने में मदद करेंगे और बदले में उनकी जीत का एक बड़ा हिस्सा लेंगे। और यहीं से होती है कंसोर्टियम की शुरुआत। कंसोर्टियम का काम 5 स्टेप्स में चलता था। पहला स्टेप था कॉल्स। शो की रजिस्ट्रेशन लाइन एक प्रीमियम रेट नंबर थी। हर कॉल की कीमत काफी ज्यादा थी। कंसोर्टियम के लोग दिन रात इस नंबर पर कॉल करते, एक बार में सैकड़ों कॉल्स। इसके लिए वे ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करते थे जो उनके क्लाइंट्स के नाम और नंबर रिकॉर्ड करवाते थे। हालांकि इसमें हजारों पाउंड खर्च हुए, लेकिन ये तो उनका इन्वेस्टमेंट था। एक एक टाइम में वे 250 कॉल्स तक कर डालते थे। उनका टारगेट था उनके क्लाइंट्स का नाम शो के डेटाबेस में पहुंचाना। इसके बाद शुरू होता है दूसरा स्टेप, स्टॉल। जब शो के प्रोड्यूसर्स कॉल बैक करते तो कंसोर्टियम का मेंबर जवाब देता कि वो शख्स घर पर नहीं है। जब शो के प्रोड्यूसर्स कॉल बैक करते तो कंसोर्टियम का मेंबर जवाब देता कि वो शख्स घर पर नहीं है। ये एक ट्रिक थी। इसके प्रोड्यूसर्स को लगता कि कॉलर सीरियस है और फिर वे दोबारा कॉल करते। इसके बाद शुरू होता है तीसरा स्टेप, प्रैक्टिस। कंसोर्टियम अपने क्लाइंट्स को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की ट्रेनिंग देता। इसके लिए वे घर पर नकली बजर सेटअप बनाते। क्लाइंट्स को घंटों प्रैक्टिस करवाई जाती ताकि वो असली शो में सबसे तेज जवाब दे सके। और फिर आता है चौथा स्टेप, हॉट सीट। जब क्लाइंट शो में पहुंच जाते तो कंसोर्टियम का असली खेल शुरू होता। अगर कंटेस्टेंट को सवालों का जवाब नहीं पता होता तो वे फोनो फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते। लेकिन वो कॉल किसी दोस्त के पास नहीं जाता, वो जाता था कंसोर्टियम के सिक्योर हाउस में। यहाँ पर एक टीम पहले ही तैयार रहती थी। इस टीम में कई एक्सपर्ट होते थे और एक आदमी जिसे द वॉइस कहा जाता था, सिर्फ वही फोन उठाता था। उसके पास ढेर सारी किताबें, कंप्यूटर और रिसर्च मटेरियल होता था। और फाइनल स्टेप था जीत का हिस्सा। अगर कंटेस्टेंट जीत जाता तो कंसोर्टियम अपनी फीस लेता था। ये फीस जीत की रकम का 30% तक हो सकती थी। लेकिन उनका प्लान इतना सॉलिड था कि ज्यादातर क्लाइंट मैच जीत ही जाते थे। 2002 से 2007 तक कंसोर्टियम ने 200 लोगों को शो में पहुंचाया और 44 मिलियन पाउंड जीते। ये अमाउंट पूरे सीजन का 26% था। कंसोर्टियम की खास बात ये थी कि वो हर डिटेल पर ध्यान देते थे। मिसाल के तौर पर वो जानते थे कि शो के सवाल कैसे बनते हैं। वो पिछले एपिसोड का एनालिसिस करते और उन्हें पहले ही पता था कि ज्यादातर सवाल जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, साइंस और पॉप कल्चर से आते हैं। इसलिए उनकी टीम में हर फील्ड के एक्सपर्ट थे। वो ये भी जानते थे कि शो का सिलेक्शन प्रोसेस रैंडम नहीं है। अगर कोई बार बार कॉल करता है तो उसके चुने जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी। इसी वजह से वे अपने क्लाइंट्स के लिए लगातार कॉल्स करते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सवाल होता कि 1868 में ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला आखिरी अपराधी कौन था, तो उनकी टीम कुछ सेकंड में ही जवाब ढूंढ लेती और फिर ये जवाब कंटेस्टेंट तक पहुंचा दिया जाता। अब सवाल ये है, क्या चार्ल्स इंग्रम कंसोर्टियम का हिस्सा थे? हालांकि चार्ल्स की कहानी काफी फेमस हुई, उस पर किताबें भी लिखी गई और फिल्म्स भी बनी। लेकिन सवाल आज भी वही है,
क्या चार्ल्स सच में दोषी थे? कुछ लोग कहते हैं कि खासी कोई कोड नहीं थी। स्टूडियो में उस दिन सैकड़ों लोग थे, हर कोई खास रहा था। पेक्विन की बीमारी सच भी हो सकती है। हालांकि चार्ल्स का परिवार आज भी अपनी बेगुनाही का दावा करता है। वे कहते हैं कि हमें एक अच्छी कहानी के आधार पर दोषी ठहराया गया, सबूत कमजोर थे, इसी वजह से कोर्ट और पब्लिक ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो गेम शो की चमक धमक से शुरू हुई और कोर्ट रूम की सजा तक पहुंची। कंसोर्टियम की साजिश ने इस शो को एक अलग ही रंग दे दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।